गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की 22वीं वर्कशीट है 28 तारीख की। हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। आज हम लोकतंत्र के अर्थ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में देखा था कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, कि भाई उसमें जो है सबको पूरा मौका मिलता है अपनी सरकार को दोबारा बदलने का, जनता के पास पावर होती है। तो जो उसके गुण हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने उसका कंक्लूजन क्या निकाला कि जो जनता है, चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। जनता जो है अगर अपना शासन खुद चुनती है तो वो लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति संसद में जाकर के मीटिंग कर रहा है, नहीं। जो लोग होते हैं ना, वो अपने साइड से कुछ बंदों को चुनते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से नेता बन करके जो है चुनाव में जिनको चुनते हैं, ये सदन में जा करके इनकी बातें रखते हैं। मतलब कि जो प्रतिनिधि है ना, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। कहने का मतलब है कि जो जनता जिन लोगों को चुन करके आगे भेज देती है कि भाई ये हमने चुन लिया, हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक है, हमारी बातों को आगे रखने के लिए। अब क्या है कि जनता ने चुनाव कर लिया, अब जो प्रतिनिधि है ना, अब जनता के सिंबल बन करके आगे चले जाते हैं। अब जनता की बातों को रखने का, जनता के लिए काम करने का काम सब अब इनका हो जाता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, भाई क्यों होता है, देखते हैं। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। वो ऑब्वियस सी बात है, इतने हजारों लाखों लोगों को अगर आप उनसे कोई भी डिसीजन निकलवाने की कोशिश करेंगे, सबसे पूछने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप सॉल्यूशन निकलवा पाओगे? सामूहिक फैसला कैसे कर पाओगे? तो हर एक से एक, हर जगह से, हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति उठा लिया जाता है, यानी कि नेता लिया जाता है। वो नेता जो है उस जनता के तरफ से बोलता है और काम करता है। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता है। अगर हम मान लें कि चलो सब पूरी जनता को इकट्ठा करो, मीटिंग की जाए, तब भी हर किसी के पास टाइम नहीं होगा, हर किसी के पास इतनी योग्यता नहीं होगी, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसमें इच्छुक हो। तो हम क्या देखते हैं कि जो जनता है उसके लिए प्रतिनिधि काम करते हैं। जनता की जगह अपने प्रतिनिधि भेज देती है जनता। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले ले। अगर कोई ऐसा आप लोकतंत्र को अच्छे से अब समझ गए हो कि जहां पर जनता का शासन हो, लेकिन अगर सिर्फ एक ही नेता होता और सारे पार्टी के फैसले वही लेने लग जाए तो क्या लोकतंत्र है वो? नहीं। परिवार के प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? आपके घर में क्या होता है भाई, क्या बनेगा क्या बनेगा, पापा बोल देते हैं ये बनेगा, बस उसके बाद कोई कोई जिरह नहीं रह जाती, कोई मीटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस मुखिया जो बोल देता है वही होता है। ठीक। क्या मैं कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाजत देना, ये सारी की सारी चीजें ना लोकतंत्र है। भाई एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेने का मतलब है पूरी पार्टी का एक नेता उसका पूरी पार्टी को सिंबल बन करके काम करता है। मतलब पूरी पार्टी को आप कह सकते हो कि जैसे आपका पूरा क्लास है उसका मॉनिटर, तो वो मॉनिटर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने देखा कि यही काम हमें परिवार में भी दिखता है कि पूरे ग्रुप का एक मुखिया। हम ये भी देखते हैं कि शिक्षक जो है सभी को बोलने का और पढ़ने का, ये सबका इजाज़त देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सभी बराबर हैं। तो वहाँ पर भी हमें लोकतंत्र नजर आ रहा है कि सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब यह है कि उस फैसलों से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का।
यह बात सरकार में, परिवार में या किसी भी संगठन में इसी प्रकार लागू होती है। मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ना, उसमें सबकी राय है, चाहे वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चाहे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब क्लास में सबके लिए डिसीजन लिया जाता है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं लिया जाता। परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बहुत ज़्यादा जो है नालायक है, तो दोनों को बेटा ही समझा जाएगा, बच्चा ही समझा जाएगा, ये नहीं कि उनको एकदम निकाल दिया जाए। तो जब भी जो भी बातें, जो भी डिसीजंस होंगे, वो दोनों के ख्याल का रख के किया जाएगा कि भाई दोनों के लिए फ़ायदा होना चाहिए। तो नागरिक के ख्याल को ध्यान में रख करके जो मुखिया होता है वो शासन चलाता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब बहुमत जिस चीज़ को कहे कि भाई हाँ ये सही है, उसको सही माना जाए, लोगों से राय ली जाए और बहुमत की बात मानी जाए। नागरिक के तौर पे हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। अब आप ही मान लीजिए, अभी नागरिक जो है बहुत ज़रूरी फैक्टर है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नेता बन गए वही चुन जो है सारा कुछ शासन चला रहे, नहीं, नागरिक जो है उनके लिए ही शासन चलाया जा रहा है। और जो अगर देखा जाए तो यही लोकतंत्र की कमजोरी भी और ताकत भी है। मतलब कि नागरिक जो भी काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र को अच्छा बुरा दोनों बना सकता है। जैसे कि आप देखते हो कि जनता के लिए बार बार ये प्रचार कराया जाता है कि भाई वोट डालने जाओ, तो जो जनता वोट डालने नहीं जा रही है वो नेगेटिव में काम कर रही है, वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो लोकतंत्र को खराब बनाने में वो लोग जो है हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग वोट डालने गए हैं वो अच्छा बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो जनता के कार्य भी मैटर करते हैं किसी देश को बनाने के लिए। जनता के कामकाज बहुत मैटर करते हैं। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही और एक दल की शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही का मतलब राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा शासन। तानाशाही मतलब किसी ने पावर खुद अपने हाथ में ले ली, जैसे कि हिटलर, अपनी मर्जी चलाना। एक दल की शासन व्यवस्था, किसी एक पार्टी, जैसे कि समाजवाद में होता है कि एक ही दल होता है, उसमें अपोजिशन होता ही नहीं है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं। अगर इस तरीके की स्थिति हो जाती है तो इसमें जनता को कोई पूछता ही नहीं है, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन है वो वही व्यक्ति या वो ग्रुप ले रहा होता है। तो ऐसा हम लोकतंत्र में नहीं देखते। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी भी होती है, जनता के प्रति वो सरकार जवाबदेह भी होती है। ठीक, और जनता जो है सक्रिय भागीदारी लेती है। आपका पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? आपका आंसर है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें चुनाव के माध्यम से जनता ने बहुमत देकर जिताया है। यह प्रतिनिधि लोकसभा में जनता की तरफ से जनता की मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और जनता के हित के लिए कानून निर्माण करते हैं ये लोग, और नीतियां बनाते हैं। ये सारे हमारे वही मंत्री हैं जिनको हमने चुनाव के माध्यम से जिता करके आगे भेजा है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? का आंसर नंबर 2 यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें बता देंगे कि प्रतिनिधि शासन क्यों करते हैं। जो लोकतंत्र में प्रतिनिधि किस तरीके से जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आंसर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। आपका आंसर नंबर 3 ये रहा कि जो लोकतांत्रिक फैसले लेने का मतलब है कि सभी से विचार विमर्श के बाद डिसीजन लेना। तो आपका लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें तो आप इसमें ये आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? ये आपका लोकतंत्र और नागरिक, ये आंसर आपका है 4। आई होप आपको वीडियो
समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। लोकतंत्र क्या है, क्यों है, जनता का क्या रोल है, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचे रहिए।